नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे समकालीन हिंदी कविता की। हम आज समकालीन हिंदी कविता क्या है, उसकी प्रवृत्तियां क्या हैं, उसके सामने चुनौतियां क्या हैं, हम इन सभी पक्षों की चर्चा करेंगे, इन सब पर चर्चा करेंगे। एक तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास में समकालीन कविता की अवस्थिति क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे जो बीए के विद्यार्थी हैं, यह बातचीत उनके लिए भी उपयुक्त है, जो हमारे एमए के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी उपयुक्त है, और जो लोग हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं, जिनकी रुचि कविता में है, समकालीन कविता में है, उनके लिए भी यह बातचीत उपयोगी होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मित्रों, सबसे पहले तो यही कि हिंदी कविता पर अगर हम बातचीत करें और समकालीन कविता पर बात करें तो जरूरी यह है कि हम विकास यात्रा पर बात कर लें जरा, कि हिंदी कविता की जब विकास यात्रा पर हम बात करेंगे तो हम आदिकाल और मध्यकाल का बस संदर्भ ले रहे हैं कि आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, उसके बाद जो आधुनिक काल आता है भारतेंदु युग की कविता ब्रजभाषा की कविता है। हालांकि स्वयं भारतेंदु ने रसा नाम से कुछ गज़लें कही थीं, लिखी थीं, और वे प्रकाशित हैं, उर्दू में प्रकाशित हैं। शायद भारतेंदु ने ऐसा इसलिए किया होगा कि वे लोगों को बताना चाहते थे कि खड़ी बोली में भी वे कविता लिख सकते हैं। खड़ी बोली, क्योंकि गद्य तो लगातार वो खड़ी बोली में लिख रहे थे, लेकिन मूल रूप से भारतेंदु के समय की कविता ब्रजभाषा की कविता है। द्विवेदी युग आता है और हिंदी में खड़ी बोली, जिसे आज हम हिंदी कहते हैं, हिंदी जिसमें मैं अभी बोल रहा हूं, जिसमें आप बातचीत करते हैं, अपने सभी पाठ्यक्रम, गद्य हो, गद्य की सभी विधाओं के जो पाठ्यक्रम हैं आप जिनमें पढ़ते हैं, उस हिंदी में कविता का लेखन द्विवेदी युग में शुरू हुआ, यानी 20वीं शताब्दी के बिल्कुल आरंभिक दिनों से, वर्षों से उसकी शुरुआत हुई। मैथिली शरण गुप्त और हरिऔध जैसे बड़े कवि आए और भी बहुत सारे लोगों ने कविताएं लिखी। फिर छायावाद का समय आया, जिसने हिंदी कविता को एक सर्वथा नई पहचान दी। इस पर भी बातचीत होती है कि छायावाद के समय की जो भाषा है, छायावादी कविता की जो भाषा है, वो जटिल है। ये सवाल अक्सर इसलिए भी आता है कि जिन दिनों छायावाद की कविता लिखी जा रही थी, उन्हीं दिनों प्रेमचंद अपना गद्य लिख रहे थे, और वो बिल्कुल आम जनता की भाषा में लिख रहे थे। आज भी जब आप प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो आपको किसी शब्दकोश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम कविता की बात करते हैं तो हमें साहित्य के विद्यार्थी के तौर पर यह मानना चाहिए, मानना होगा कि छायावाद के कवि जब आए तो हिंदी कविता की कुल उम्र, हिंदी कविता जब मैं कह रहा हूं तो खड़ी बोली हिंदी कविता मैं कह रहा हूं, तो खड़ी बोली हिंदी कविता की कुल उम्र 15-17 वर्ष की थी। ऐसे समय में जब पंत आते हैं, प्रसाद आते हैं, निराला आते हैं, फिर महादेवी जी आती हैं, राम कुमार वर्मा आते हैं, और भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनके सामने यह चुनौती थी कि वे हिंदी कविता के लिए एक ऐसी भाषा विकसित करें जिस भाषा के साथ हिंदी कविता भारत की दूसरी भाषाओं की कविता के समक्ष और दुनिया की दूसरी भाषाओं की कविता के समक्ष खड़ी हो सके। और यह प्रयास किया उन्होंने, और बहुत प्रभावशाली ढंग से किया। प्रथम रश्मिका आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, पंत जब लेकर आते हैं तो आप देखें कितना अंतर हो जाता है। मैथिली शरण गुप्त की भारती की भाषा को देखें और प्रथम रश्मि कविता की भाषा को देखें, दोनों के भावबोध को देखें, अंतर समझ में आएगा। भारत भारती का बड़ा महत्व है राष्ट्रीयता के संदर्भ में, राष्ट्र की मुक्ति के संदर्भ में। वो एक महान कविता है, और हिंदी कविता के विकास में भी भारत भारती का असंदिग्ध योगदान है। यह अकारण नहीं है कि अज्ञेय मैथिली शरण गुप्त को अपने गुरु की तरह देखते थे, अपना गुरु मानते थे।
जो लोग मैथिली शरण गुप्त की कविता को बहुत हल्की कविता समझते हैं, जो लोग सोचते हैं कि वहाँ बहुत गहराई नहीं है, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि अज्ञेय जैसा आधुनिक मन, अज्ञेय जैसा शब्द शिल्पी, अज्ञेय जैसा गहरे भावों में उतरने वाला कवि और कथाकार मैथिली शरण गुप्त के प्रति नतमस्तक है। मेरा निवेदन है कि मैथिली शरण गुप्त की कविता को आप ऐसे हटा कर न देखें, बहुत गहराई के साथ उसे पढ़ें, वहाँ जाएं। तो छायावाद के कवियों के सामने ये समस्या थी और उसे उन्होंने किया। जूही की कली, सब आप उस दौर की सारी कविताएं, प्रसाद की कविताएं उसी दौर की देखें कि प्रसाद जब आते हैं हिंदी कविता में तो उनकी जो पूरी भाषा है उसको देखें, विषय के साथ जो उनका व्यवहार है, ट्रीटमेंट है, उसको देखें, महादेवी जी के गीतों को देखें, तो आपको लगेगा कि वे लोग एक बड़ा काम कर रहे थे। एक सवाल कई बार इसका उठता है, मैं समकालीन कविता पर आऊँ इसलिए पृष्ठभूमि जरूरी है। एक सवाल उठता है अक्सर कि जो यूरोप की रोमांटिक पोइट्री है वो आम जनता की भाषा की तरफ गई, जबकि हमारे वहाँ की जो छायावादी कविता है, जो कि आलोचकों के बड़े वर्ग का ये मानना है कि वह रोमांटिक कविता ही है, वहाँ वो तत्सम की तरफ गई, यानी कि यूरोप की रोमांटिक पोइट्री तद्भव की तरफ गई और हमारी रोमांटिक पोइट्री जो है वो तत्सम की तरफ गई। उसका कारण वही है जो मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारे छायावादी कवियों के सामने भाषा बनाने का भी कार्य था, यह जिम्मेदारी भी उनके हिस्से थी और उस जिम्मेदारी को बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने निभाया। जिन कवियों को बाद में बड़ा जीवन मिला, निराला और पंत को, उन लोगों ने बाद में आम जनता की भाषा में भी कविता की। महादेवी वर्मा ने बाद में गद्य लिखा, कविताएं उन्होंने लिखनी बंद कर दी थीं, ये उनका अपना निर्णय था, लेकिन जितना लिखा उतने के आधार पर भी वे महान कवित्री हैं। उनका योगदान अक्षुण्य है, उसको विस्मृत नहीं किया जा सकता है। छायावाद के बाद सामान्यतः जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये छायावादोत्तर शब्द का प्रयोग करते हैं कुछ इतिहासकार, और जब छायावादोत्तर कहते हैं तो कुछ लोग उसमें एक किनारे से लिखते चले जाते हैं। कुछ लोग विद्यार्थियों के लिए पढ़ने पढ़ाने की सुविधा के लिए प्रगतिवाद उसका भी वर्गीकरण करते हैं कि प्रगतिवाद का दौर आता है, प्रयोगवाद का दौर आता है, प्रगतिशील कविता का भी एक दौर उसमें देखा जाता है। इसी के साथ साथ यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय प्रगतिवाद का दौर चल रहा था, हरिवंश राय बच्चन आते हैं एक नई धारा लेकर, मधुशाला लेकर, इतिहास में उसे हालावाद के नाम से भी अभिहित किया गया है। इसे भी विद्यार्थी के तौर पर याद रखना चाहिए। और हरिवंश राय बच्चन के योगदान को सिर्फ इतने में न समझिए कि एक नई प्रवृत्ति का उद्घाटन किया उन्होंने, उसकी शुरुआत की उन्होंने। हरिवंश राय बच्चन की कविता के सामाजिक सांस्कृतिक निहितार्थ बहुत गहरे हैं, हमें उस पर भी विचार करना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने छायावाद की अलौकिकता को लौकिक बनाया। छायावाद में जो प्रेम कविताएं हैं वो अलौकिक सत्ता को समर्पित हैं। बच्चन का एक बड़ा योगदान है कि बच्चन ने उसे लौकिक बनाया। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा, या इसीलिए मैं खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। तो हरिवंश राय बच्चन का एक बड़ा योगदान है हिंदी कविता को लौकिक धरातल पर लाने का। वो बड़ा काम किया था बच्चन जी ने। तो इसको भी हमें अपने जहन में रखना चाहिए, हमें अपनी स्मृति में रखना चाहिए, विस्मृत नहीं करना चाहिए इसे कि ये सारी चीज़ें निकलती चली जाती हैं। नई कविता का दौर आता है प्रयोगवाद के बाद, और नई कविता के बाद के समय को इतिहासकार अलग अलग ढंग से देखते हैं। कुछ लोग साठोत्तरी कविता कह करके सब एक में समेट देते हैं। कुछ लोग साठोत्तरी के भीतर भी विभाजन करते हैं और उसमें अकविता, जनवादी कविता, कई तरह विचार कविता, कई तरह के आंदोलन छोटे छोटे चले जिनका कोई बड़ा मतलब, कोई आप देखें
इतिहास की दृष्टि से देखें तो कोई बड़ा मतलब नहीं निकलता है। साठोत्तरी हिंदी कविता को आलोचकों ने और इतिहासकारों ने समकालीन कविता भी कहा है। तो मोटे तौर पर अगर आप समकालीन कविता के जब पाठ्यक्रम पढ़ते हैं तो वो प्रयोगवाद से उसका आरंभ हो जाता है, यानी प्रयोगवाद और नई कविता के कवि भी उसमें आ जाते हैं। लेकिन कई बार प्रयोगवाद और नई कविता की कविताओं को अलग करके भी चीजें आती हैं और 60 के बाद की कविता, 1960 के बाद की कविता समकालीन कविता के दायरे में आती है। तो ये एक बात तो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। हालांकि इस पर अक्सर प्रश्न उठता रहता है कि समकालीन कविता का दायरा कितना बड़ा होगा। दरअसल इसको भी समझने की जरूरत है कि समकालीन का अर्थ आप क्या लेते हैं। जब हिंदी साहित्य के इतिहास में आप हैं और आप वहां पर इतिहास पढ़ रहे हैं तो वहां पर समकालीन का अर्थ आज का नहीं होगा, सांप्रतिक नहीं होगा उसका अर्थ वहां पर। और एक जब हम समकालीन कह रहे हैं तो इसका यह भी मतलब नहीं समझ लेना चाहिए कि वहां एक जैसी ही प्रवृत्तियां काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है। एक चीज और भी मैं पीछे प्रसंग बस ले आऊंगा उसको। जब नई कविता की बात करें तो वहां पर एक और धारा है जिसे नवगीत की धारा कहते हैं, उसे भी हमें स्मृति में रखना चाहिए। कविता एक तरह से दो धाराओं में चली गई, एक वह कविता जो मुक्त छंद में आ गई और एक वह कविता जो अपने छंद में रही, गीत के साथ रही। तो नवगीत की भी एक धारा आई। मैं अभी जब प्रवृत्तियों पर चर्चा करूंगा तो मैं उसकी भी बात करूंगा। तो समकालीन का अर्थ सांप्रतिक नहीं है, आज का नहीं है। यह एक बृहत्तर पद है, इसको इसी रूप में समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप समकालीन कविता कहते हैं तो आपको एक साथ याद रखना होगा कि इस अवधि में, यानी सन 1960 से आज तक की अवधि में एक साथ भारत में तमाम तरह के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, कई तरह के आंदोलन हुए हैं। इन सब का प्रभाव हिंदी कविता पर पड़ा है और इसीलिए कई बार कुछ लोग अपनी सुविधा के लिए समकालीन कविता को दशकों में बांट कर पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि यह एक अत्यंत सरलीकृत ढंग है पढ़ने और पढ़ाने का। जब हम छठवें दशक की कविता, सातवें दशक की कविता, आठवें दशक की कविता, नवें दशक की कविता और 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक की कविता, फिर 21वीं सदी के पहले दशक और दूसरे दशक की कविता, या मोटे तौर पर 21वीं सदी के जो 20 वर्ष अभी पूरे होने वाले हैं इस वर्ष के साथ साथ, तो उसकी कविता, तो इन सब में बहुत परिवर्तन आया है। इसलिए प्रवृत्तियों पर जब हम चर्चा करें तो हमें बहुत सचेत रहना चाहिए कि समकालीन कविता की पहचान कैसे होगी, क्या प्रवृत्तियां हैं, किन किन जगहों पर उसे देखना होगा। तो हमको लगता है कि इस ओर हमें जानना चाहिए और जाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनेगी, इसके बिना बात मुकम्मल नहीं होगी। तो समकालीन कविता का मामला यहां तक आता। हम कुछ प्रवृत्तियों की चर्चा करें कि समकालीन कविता कैसे हो। देखिए क्या होता है कि समकालीन कविता का मतलब कि अज्ञेय, और जिस कवि की आज पहली कविता प्रकाशित हुई है वह भी, यानी कि अज्ञेय से लेकर एकदम नवोदित कवि जिसने आज ही पहली कविता लिखी या प्रकाशित कराई है, वह भी उस दायरे में आ जाता है। तो हमें इस बड़े फलक को अपनी दृष्टि में रखना चाहिए। इसके बिना बात नहीं बनती है, बात नहीं बनेगी, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। हम प्रवृत्तियों की बात करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पहले थोड़ी सी बात हम ये करें कि जो सन 60 से लेकर अब तक कवि आए हैं, बल्कि मैं तो थोड़ा पीछे से प्रयोगवाद से ही बात करना शुरू करूं। जो कवि आए हैं वो किन किन वैचारिक सरणियों से होकर के आए हैं, किन विचारों से वो प्रभावित रहे हैं, किन विचारधाराओं से प्रभावित रहे हैं, यह भी समझने की जरूरत है। और मैं इस ओर भी संकेत करूं कि कई बार विचारधाराएं अलग अलग होने के बाद भी पाठक के लिए कविताएं ही सिर्फ महत्वपूर्ण रह जाती हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं रह जाता कि इसका लिखने वाला किस विचारधारा का समर्थक है या नहीं है। तो सबसे
अधिक अगर सबसे पहली प्रवृत्ति या पहली धारा जो दिखाई देगी, प्रवृत्ति हम बाद में कहेंगे, पहली धारा जो दिखाई देती है समकालीन हिंदी कविता में, वह दिखाई देती है प्रगतिशील यथार्थ की धारा दिखाई देती है। प्रगतिशील यथार्थ की धारा दिखाई देती है। और जैसे ही हमने कहा कि प्रगतिशील यथार्थ की धारा दिखाई देती है, ये समझ में आएगा लोगों के, जो एक बहुत प्रचलित सी बात है कि मार्क्सवादी कविता। देखिए क्या है कि जब हम कह रहे हैं कि प्रगतिशील यथार्थ की धारा, तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि इस धारा में जो कवि आए, जो कविताएं आई, वो सब मार्क्सवाद से अनुप्राणित हैं। बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है। हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, हमें चीजों को बहुत साफ साफ अलगा कर देखना चाहिए, तभी बात स्पष्ट होती है। आप देखें कि प्रगतिशील यथार्थ की धारा में कौन कौन से कवि आते हैं। मैं आपको कुछ नाम ले आता हूं, सारे नाम तो नहीं आ सकते, कुछ नाम जो बड़े नाम, चर्चित नाम हैं, और फिर हम चर्चा करते हैं कि मूल रूप से उनके वैचारिक आग्रह क्या थे। फिर हम उनकी कविताओं की ओर देखें तो उनकी कविताएं क्या कहती हैं। नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, अज्ञेय का नाम मैं बार बार ले रहा हूं, उन्हें याद रखें, मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्री राम वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, लीलाधर जगूड़ी, मदन कश्यप, लीलाधर मंडलोई, अरुण कमल, उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, इन सब के नाम लीजिए आप, राजेश जोशी, कुमार अंबुज, इतने नाम मैंने आपसे लिए। मैं इनमें से कुछ नामों की ओर आपकी, इसमें देखिए नागार्जुन, सामान्यतः पढ़ते पढ़ाते ये बता दिया जाता है कि नागार्जुन के आग्रह मार्क्सवादी थे। ये आंशिक सत्य है। नागार्जुन अपने जीवन में कई विचारों के संपर्क में आए। कभी वो बौद्ध हुए, कभी वो जहां पैदा हुए थे हिंदू परिवार में, सनातन धर्म में, बौद्ध हुए, मार्क्सवाद की ओर भी आए। बीच में जयप्रकाश नारायण का जब आंदोलन आया, जो कि एक तरह से समाजवादी आंदोलन कहना चाहिए, क्योंकि जयप्रकाश नारायण बहुत स्पष्ट ढंग से समाजवादी थे, तो उनके साथ भी गए। लेकिन जब नागार्जुन की कविता आती है तो उस कविता का जो मूल स्वर है वो वंचना के विरुद्ध है, यानी प्रगतिशील धारा के भीतर आती है। शमशेर बहादुर सिंह अपने को मार्क्सवादी कहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी कविता है। केदारनाथ अग्रवाल के साथ भी ये चीज लगी है। त्रिलोचन के साथ भी आप मोटे तौर पर ये कह सकते हैं, मुक्तिबोध के साथ कह सकते हैं। लेकिन रघुवीर सहाय जीवन भर लोहिया के विचारों के साथ रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों के साथ रहे। धूमिल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों के साथ रहे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अब लंबी अवधि तक लोहिया जी के विचारों के साथ रहे। विजय देव नारायण शाही आजन्म लोहिया के विचारों के साथ रहे। मल्लयज लोहिया के विचारों के साथ रहे। लेकिन रघुवीर सहाय की इन सब की कविताएं प्रगतिशील धारा के अंतर्गत आती हैं। इस बात को बहुत स्पष्ट ढंग से समझने की जरूरत है, तभी आप ठीक ठीक बात कर पाएंगे समकालीन कविता के बारे में। क्योंकि प्रगतिशील धारा का मतलब प्रगतिशीलता मार्क्सवाद का पर्याय नहीं है, वो अग्रगामिता का पर्याय है। वो अग्रगामिता का पर्याय है। कोई किसी खास विचारधारा के साथ न होकर भी प्रगतिशील हो सकता है। याद करिए कि घनानंद जब कविता लिख रहे थे तब तक आधुनिकता नहीं आई थी, उसके लगभग 150 साल बाद आधुनिकता आई, लेकिन घनानंद की कविता आधुनिक कविता है। इसलिए किसी कवि को, किसी बड़े कवि को, जेन्युइन कवि को विचारधारा के आश्रय की जरूरत नहीं होती है, विचारधाराओं को कवियों की जरूरत होती है। यह विडंबना है कि लोग जुड़ते रहते हैं विचारधाराओं के साथ। मैं उस ओर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कविता के आधार पर कवि का मूल्यांकन होना चाहिए, और सब चीज़ें गौड़ हैं और सब चीज़ें किनारे चली जाती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो बड़ी धारा है समकालीन हिंदी कविता के भीतर, वह धारा प्रगतिशील यथार्थ की धारा है। प्रगतिशील माने
वंचितों के पक्ष में जो धारा है, जो शोषण के विरुद्ध धारा है, जो सामाजिक सांस्कृतिक एकता की धारा है, जो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भारतीय समाज को अग्रगामी बनाने वाली धारा है, जो इस महान राष्ट्र को विकसित रूप में देखने वाला विचार है। मैं कविता के आधार पर कह रहा हूं, कविता के आधार पर यह चीज निकल कर आनी चाहिए, न कि किसी खास विचारधारा के आधार पर। इनमें कई लोग अलग अलग आते हैं। आगे आरंभ में मार्क्सवादी रहते हैं, धीरे धीरे बदल जाते हैं, और जो भारतीय जीवन है उसमें उनकी गहरी आस्था व्यक्त होती है। केदारनाथ सिंह के वहां यही चीज है। सबको देखिए, ये चीजें आपको देखनी होंगी। एक चीज आपको याद रखना होगा कि जिसे हम प्रगतिशील यथार्थ की धारा कह रहे हैं, मार्क्सवादियों और परिमलवादियों में, यानी मार्क्सवादियों और लोहियावादियों में वैचारिक संघर्ष चाहे जैसा रहा हो, लेकिन यह सही है कि परिमल के साथ जुड़े कवियों, धर्मवीर भारती की कविता भी प्रगतिशील यथार्थ की ही कविता है। शाही जी का नाम लिया मैंने, मलयज का नाम लिया, श्रीकांत वर्मा का नाम लिया मैंने, इन सब की कविता वो प्रगतिशील नहीं हुआ कि पहले के कवि समाप्त हो गए या उन्होंने लिखना बंद कर दिया। तार सप्तक के कवि भी सक्रिय रहे इस अवधि में। भारत भूषण अग्रवाल भी कविता लिख रहे हैं। मुक्तिबोध का निधन 1960 के बाद जल्दी हो गया, लेकिन और सबको, नेमी जी भी कविता लिखते रहे। तमाम जिन तार सप्तक के कवियों को याद, आगे स्वयं लिखते रहे, तो ये सारे कवि सक्रिय रहे। यहां तक कि समकालीन कविता के दायरे पर विचार करते हुए हमें नहीं विस्मृत करना चाहिए कि स्वाधीनता आंदोलन के दौर में भी सक्रिय कुछ कवि इस अवधि में लिखते रहे। लेकिन जब हम समकालीन कविता की बात कर रहे हैं तो मोटे तौर पर हम उन कवियों की कविताओं के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं या करते हैं जो ठीक आज़ादी के बाद आते हैं या 60 के बाद जिनके लेखन का प्रकाशन होने लगता है। रघुवीर साहे का पहले होने लगता है, केदार जी का पहले होने लगता है, लेकिन व्यापक पहचान इन सब की 1960 के बाद की ही है, बनती है। दूसरे और तीसरे सप्तक में आने का प्रसंग है, लेकिन उसके बाद कुंवर नारायण का नाम आप याद कर सकते हैं, जो उस रूप से किसी खास विचारधारा के आग्रही नहीं रहे, लेकिन उनकी कविता वही करती है जो प्रगतिशील धारा के अंतर्गत आने वाले दूसरे कवियों की कविता करती है और रहती है। मैं कह रहा था कि नवगीत का भी एक मामला है, उनको हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए। नवगीत का आंदोलन नई कविता के समानांतर चला। इस पर बहस है कि नवगीत नाम किसने दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का नाम लिया जाता है, लेकिन ये सही है कि नवगीत को बड़े पैमाने पर प्रचारित और प्रसारित करने का काम डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने किया। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने कहा है 2 बूंद पानी। उनका बहुत चर्चित गीत है ये। ठाकुर प्रसाद सिंह ने किया, चंद्रदेव सिंह ने किया, देवेंद्र कुमार, जिन्हें लोग बंगाली जी के नाम से जानते थे, जिनका एक गीत अब भी पुराने लोग मिलते हैं उनके अधरों पर होता है, एक पेड़ चांदनी लगाया है आंगने, फूले तो आ जाना एक फूल मांगने, नदी झील सागर से रिश्ते मत जोड़ना, लहरों को आता है यहाँ वहाँ छोड़ना, तुम तक पहुँचाया है मुझको अनुराग ने, एक पेड़ चांदनी लगाया है आंगने। ये कई बंद का गीत है। तो ये चीज़, माधव कौशिक का नाम इसमें लिया जाना चाहिए, बुद्धिनाथ मिश्र का नाम लिया जाना चाहिए, माहेश्वर तिवारी का नाम लिया जाना चाहिए, बहुत सारे नाम इसमें, आप रमानाथ अवस्थी का नाम लिया जाना चाहिए, रमेश रंजक, नईम, कई बड़े नवगीतकार हैं जिन्होंने हिंदी कविता के परिसर को विस्तृत किया। उमाकांत मालवीय का नाम लिया जाना चाहिए इसमें, बड़े नवगीतकार, बड़े गीतकार। ये भी मैं प्रसंग बस बताऊं कि आरंभिक दौर में नामवर सिंह और केदारनाथ सिंह ने भी गीत लिखे, परमानंद श्रीवास्तव ने गीत लिखे, और ये लोग मंचों पर भी जाते थे। और केदार जी के गीत तो जो तीसरा सप्तक है
उसमें जहां उनकी कविताएं संकलित हैं वहां उनके गीत हैं और मानक स्थापित करने वाले गीत हैं। मैं सिर्फ एक गीत की कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं और इससे आपको लगेगा कि क्या है। और मैं इसीलिए बार बार जब समकालीन कविता पर बात करता हूं तो मेरा ये निवेदन रहता है कवियों से कि छंद का अभ्यास होना चाहिए। अभी मैं उस पर विस्तार से बात करूंगा जब चुनौतियों की बात करूंगा तब। रात पिया पिछवारे पहरू ठनका किया, कप कप कर जला दिया बुझ बुझ कर यह जिया, मेरा अंग अंग जैसे पछुए ने छू दिया, बड़ी रात गए कहीं पंडुक पिहका किया, रात पिया पिछवारे पहरू ठनका किया। और ये पूरा गीत आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि केदार जी की जो पूरी मतलब विम्ब योजना है आपको वो भी दिखाई देगी, शब्द का जो व्यवहार है शब्दों का वो भी दिखाई देगा। और यह भी कि समकालीन कविता के साथ साथ नवगीत का जो विकास हो रहा था वो भी स्पष्ट होता चला जाएगा आपको। तो ये चीज़ है। अब कविता का जो दौर आया उसमें कई लोग आए, उसमें जो राजकमल चौधरी का नाम सबसे प्रमुख तौर पर लिया जाता है, लेकिन जगदीश चतुर्वेदी थे, चंद्रकांत देवताले भी आरंभिक तौर पर उसी के कवि के रूप में आए। बाद में वो जो प्रगतिशील धारा की कविता है उसके एक तरह से केंद्रीय कवियों में वो शामिल हुए, केंद्रीय कवियों में वहाँ वो आ गए। तो सौमित्र मोहन हैं, गंगा प्रसाद विमल भी उसी के कवि के रूप में आए। बाद में उन्होंने भी एक तरह से कहेंगे कि उस परिधि को लांघ लिया, उस परिसर को छोड़कर वो कविता में आगे बढ़े और एक बड़े कवि के रूप में स्थापित हुए। लेकिन राजकमल चौधरी एक तरह से मानक कवि हैं उस कविता के। तो ये चीज़ आती है। विद्रोही कविता नाम से भी कुछ लोगों ने कविता की बात की, लेकिन ये उसी में आ जाती है, प्रगतिशील धारा की जो कविता है उसमें ये चीज़ शामिल हो जाती है। मैं हिंदी गज़ल की बात भी करना चाहता हूँ। अक्सर समकालीन कविता पर बात करते हुए हम लोग सिर्फ मुक्त छंद या जो की कविताओं पर बात करते हैं, जो गद्य की शैली में लिखी जा रही कविताएं हैं उन्हीं की बात करते हैं। मेरा मानना है कि हिंदी गज़ल ने भी एक लंबी यात्रा तय कर ली है। समकालीन कविता पर बात करते हुए विशेष तौर पर इतिहास की दृष्टि से बात करते हुए हमें हिंदी गज़ल पर भी बात करनी चाहिए, उसको भी जानना चाहिए। और याद रखना चाहिए कि महाकवि निराला ने भी गज़लें कही हैं, शमशेर बहादुर सिंह ने गज़लें कही हैं, त्रिलोचन ने गज़लें कही हैं, दुष्यंत कुमार को तो लोग साए में धूप बहुत लोगों की पसंदीदा किताब है और बार बार दुष्यंत के शेर तमाम अवसरों पर लोग उद्धृत करते रहते हैं। तो दुष्यंत कुमार, सूर्यभान गुप्त, अदम गोंडवी, वली सिंह चीमा, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन का नाम आता है। बाद का दौर यानी पिछले करीब 30-40 साल में जिन लोगों ने गज़ल को, हिंदी गज़ल को बड़ा फलक दिया, उसमें माधव कौशिक का नाम महत्वपूर्ण है। महेश अश्क की सिर्फ एक किताब प्रकाशित है, एक संग्रह प्रकाशित है, लेकिन वो एक तरह से मानक गज़लें हैं, उनको पढ़ना चाहिए। वशिष्ठ अनूप की गज़लें हैं, नरेंद्र कुमार हैं, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता मैं। और इन गज़लों में भी वो सारी प्रवृत्तियां दिखाई देंगी जो मैं अभी कविता की बात करूंगा आगे भी। और अभी जो धारा की बात कर रहा था, यहाँ भी प्रगतिशील धारा की कविता आपको दिखाई देगी। वही चिंताएं दिखाई देंगी जो प्रगतिशील कवियों की कविता में चिंताएं दिखाई देती हैं, वो इन गज़लों में भी दिखाई देंगी, वो नवगीतों में भी दिखाई देंगी जो बाद अभी नवगीत लिखने वाले लोग हैं उनके नवगीतों से आप गुजरेंगे। तो साहित्य के विद्यार्थी के तौर पर हमारा ये दायित्व है कि जब हम कविता के इतिहास पर बात कर रहे हैं तो हम उन सभी विधाओं पर बात करें, उनके इतिहास की बात करें समकालीन कविता के दायरे में, जिन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई है कविता के परिसर को विस्तृत करने में, या जो लगातार विकसित होती विधाएं हैं। तो नवगीत चल रही है, हिंदी गज़ल ने भी पर्याप्त विकास किया है। प्रवृत्तियां क्या हैं अब हिंदी कविता की, समकालीन हिंदी कविता की, ये जरूर आप अगर
नोट कर रहे हैं तो नोट करिए, नहीं तो अपने जहन में रखिए। ये फेसबुक लाइव है, आप बार बार इस वीडियो को सुन सकते हैं, देख पाएंगे। सबसे बड़ी चीज इसमें जो पहली प्रवृत्ति है, आप एकदम आरंभ से लेकर आज तक की कविता को देखेंगे, समकालीन हिंदी कविता की, तो जनसंघर्ष की यथार्थ छवि, जो जनसंघर्ष है उसकी यथार्थ छवि पेश करने की कोशिश की है समकालीन हिंदी कविता ने। अब आप मुक्तिबोध की कविता को याद करेंगे, आप बहुत सारी चीजें, अंधेरे में कविता को पढ़ते जाइए और इस प्रवृत्ति को देखिए, चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी। रघुवीर सहाय की कविता, आत्महत्या के विरुद्ध की कविताएं पढ़िए, या हंसो हंसो जल्दी हंसो की कविताएं पढ़िए, आप देखिए। आप केदारनाथ सिंह की कविता अभी बिल्कुल अभी पढ़िए, या जमीन पक रही है पढ़िए, या अकाल में सारस या उसके बाद की कविताएं पढ़िए, आपको ये जनसंघर्ष की यथार्थ छवि दिखाई देगी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं पढ़िए, कुआनो नदी पढ़िए, कोई इस तरह श्रीकांत वर्मा की कविता पढ़िए, आपको ये चीज दिखाई देगी बहुत स्पष्ट ढंग से। ये चीजें बाद के कवियों को भी, जिनको मैं कह रहा था कि दशकों में पढ़ के देखते हैं, बार बार वो शब्द भी आता है, अरुण कमल को, राजेश जोशी को, मंगलेश डबराल को, उदय प्रकाश को, इन सबको पढ़िए तो भी आपको ये प्रवृत्ति, जनसंघर्ष की यथार्थ छवि की जो प्रवृत्ति है वो दिखाई देगी। जन सामान्य के आत्मविश्वास में गहरी आस्था दिखाई देगी। ये भी एक प्रवृत्ति है कि जन सामान्य के भीतर जो आत्मविश्वास होता है वो, आप केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं को याद करिए, आप त्रिलोचन की कविताओं को याद करिए, आप नागार्जुन की कविताओं को याद करिए। आप देखें कि किस तरह ये लोग उन लोगों को कविता के केंद्र में लेकर के आते हैं जिन लोगों पर पहले विचार नहीं होता था, नहीं आती थी। वो नायक हैं कविता के, वो लोग कविता के नायक हैं जिनके बारे में लोग सोच नहीं सकते थे। सिर्फ किसान नहीं, मजदूर नायक, ऐसे लोग मतलब जो हर तरह से हतभाग्य कहे जा सकते हैं, जो वंचना के शिकार हैं हर तरह से, वे लोग इन कविताओं में नायकत्व प्राप्त करते हैं और विश्वास, उनके भीतर का जो विश्वास है, एक तरह से कविता उनको रेखांकित करती है। तो यह एक प्रवृत्ति जो जन सामान्य के आत्मविश्वास की प्रवृत्ति है, वो समकालीन कविता की एक दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। आप उर्वर प्रदेश अरुण कमल की जो कविता है उसको याद करें, उदय प्रकाश की कविताएं हैं, उनके पहले दूसरे संग्रह की कविताओं को याद करें। बाद की कविताओं को भी, मैं चूंकि प्रवृत्तियों के निर्धारण की बात कर रहा हूं इसलिए उनको देखें। राजेश जोशी की कविताओं को देखें, मंगलेश डबराल की, पंकज सिंह की कविताओं को देखें, आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। मैं जब नाम ले रहा हूं तो ये कतई न समझें कि सिर्फ इतने ही लोग महत्वपूर्ण कवि हैं, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कवि हैं। मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, प्रवृत्तियों की बात कर रहा हूं, इसलिए नाम उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। कुछ नाम आएंगे। अंतिम आदमी की चिंता, अंतिम आदमी का जो विचार है आप सब जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए कि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विचार है कि जब भी कोई निर्णय लीजिए तो उस अंतिम आदमी के बारे में सोचिए कि उसको आपके निर्णय से क्या लाभ पहुंचेगा या क्या नुकसान होगा। हिंदी कविता की ये बड़ी उपलब्धि है और यह एक प्रवृत्ति भी है कि उसके केंद्र में, बल्कि सबसे अगर आप कहें तो प्राथमिक प्रवृत्ति यही है हिंदी कविता की। भले ही ये कवि गांधी जी के विचारों से बहुत दूर तक सहमत न हों या उनके साथ न गए हों, आग्रह सबके होते हैं अलग अलग जीवन में, राजनीतिक और भी सामाजिक भी, तो लेकिन यह एक बड़ी बात है कि गांधी जी की चिंता समकालीन हिंदी कविता के हर ईमानदार कवि की मूल चिंता है, अंतिम आदमी की चिंता। तो यह एक बड़ी प्रवृत्ति है जिसे रेखांकित किया जाना आवश्यक है, देखा जाना आवश्यक है। आत्मालोचन की प्रवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी कविता में। ये एक मुख्य प्रवृत्ति के रूप में आई कि कवियों ने
सिर्फ दूसरों की बात नहीं की, अपनी बात भी की, आत्मालोचन किया, अपनी कैथारसिस भी की है अपनी कविताओं में। यह एक आत्मालोचन की जो वृत्ति है, और जब ये आत्मालोचन की वृत्ति कविता में आती है तो ये पाठकों में भी प्रवेश कर जाती है। जैसे ही कोई पाठक आत्मालोचन केंद्रित कोई कविता पढ़ता या पढ़ती है, वह आत्मालोचना की प्रवृत्ति उसके भीतर प्रवेश कर जाती है और इस प्रकार उसका फलक बड़ा हो जाता है। मैं आत्मालोचना के उदाहरण के तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है, प्रार्थना शीर्षक कविता है विजयदेव नारायण शाही की, जिन्हें मूल रूप से आप में से अधिकांश लोग आलोचक के रूप में जानते हैं कि नई कविता के जो सिद्धांतकार लोग थे उनमें से एक थे विजयदेव नारायण शाही। भी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, हिंदी में लिखते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक और सामाजिक विचारों के साथ थे, उसके आग्रही थे। उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं भी लिखी हैं। उनकी एक कविता है प्रार्थना, और ये प्रार्थना जो उन्होंने की है वो गुरु कबीर दास के लिए की है, उन्हीं के सामने है। इसका आत्मालोचना के उदाहरण के तौर पर मैं सिर्फ कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं इस कविता की। परम गुरु दो तो ऐसी विनम्रता दो कि अंतहीन सहानुभूति की वाणी बोल सकूं। परम गुरु दो तो ऐसी विनम्रता दो कि अंतहीन सहानुभूति की वाणी बोल सकूं, और यह अंतहीन सहानुभूति पाखंड न लगे। दो तो ऐसा कलेजा दो कि अपमान, महत्वाकांक्षा और भूख की गांठों में मरोड़े हुए उन लोगों का माथा सहला सकूं और इसका डर न लगे फिर कोई हाथ ही काट जाएगा, कि फिर कोई हाथ ही काट जाएगा। यह जो कविता है यह आत्मालोचन के बिना संभव नहीं है। यह प्रार्थना, देखिए जो महान प्रार्थनाएं हैं वो सूरदास के द्वारा लिखी गई हों, कबीरदास के द्वारा लिखी गई हों, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई हों, या मैं जब विजयदेव नारायण शाही की बात कर रहा हूं, इनके द्वारा, आप देखेंगे कि महान प्रार्थनाओं का जो मूल स्वर है वो आत्मालोचन का स्वर है, आत्मालोचन का स्वर है। ये कविताएं, अगर कविता शब्द कहना चाहें प्रार्थनाओं को, कि जो कि हैं ही वो, ये मतलब सिर्फ याचना की कविताएं नहीं हैं, ये आत्मालोचन की कविताएं हैं, ये मनुष्यता के विवेक की कविताएं हैं। इनमें गहरा विवेक जागृत दिखाई देगा आपको, चाहे भक्ति काल की प्रार्थनाएं देखें आप महाकवियों की, या विजयदेव नारायण शाही की इस कविता को देखें। तो मैं प्रसंग बस इसका जिक्र करना चाहता था, लाना चाहता था, ताकि आप प्रवृत्तियों पर जब बात करें तो ये चीज आपके सामने स्पष्ट होनी चाहिए, एकदम साफ होनी चाहिए। एक चीज और भी आई कि इन कवियों ने जो आधुनिकता के प्रचलित प्रतिमान थे उनको चुनौती दी, एक तरह से उनको किनारे कर दिया और नए प्रतिमान गढ़े, ऐसे प्रतिमान जो आम जनता के बीच उनके जीवन से निकलने वाले प्रतिमान थे। उन प्रतिमानों को एक तरह से हिंदी कविता में केंद्रीयता प्राप्त होने लगी, और ये नई कविता, ये समकालीन कविता की एक प्रमुख विशेषता है, मुख्य विशेषता है। राजनीतिक संदर्भ बहुत आए समकालीन कविता की एक विषय। देखिए, राजनीतिक संदर्भ उस कालखंड की कविताओं में भी आता है जिसको हम छायावाद कह रहे थे। आप ढूंढेंगे तो वहां भी राजनीतिक संदर्भ है, प्रगतिवादी कविता में भी है। औपनिवेशिक सत्ता के साथ जो एक संघर्ष था भारतीय मन का, भारतीय जन का, वो वहां स्पष्ट होता है। आजादी के बाद की कविताओं में, खासकर समकालीन कविता में भी राजनीतिक स्वर है, और वो कई तरह का स्वर है। मैं उसके उदाहरण के तौर पर दो नाम, एक तो धूमिल को याद करिए आप, धूमिल की कविताओं में राजनीतिक स्वर दिखाई देगा, उस समय जो राजनीति थी। फिर नेहरूवियन मॉडल, हम लोग साहित्य में पढ़ते पढ़ाते हैं, नेहरूवियन मॉडल की असफलता,
तमाम तरह की जो हताशा निराशा थी उसकी जो शब्दावली नई कविता में आती है। उसके बाद का समय आता है, राजनीति बदलती है। धूमिल की कविताओं को देखें, रघुवीर सहाय की कविताओं को देखें, या बाद में श्रीकांत वर्मा की कविताओं को देखें, जो स्वयं राजनेता थे, राज्यसभा में थे, लेकिन मगध जैसा काव्य लिखा उन्होंने। और एक कवि ही कर सकता है, ये कवि की ही ईमानदारी हो सकती है कि वो चाहे जहां भी हो, लेकिन जब कंठ खोलता है, जब पेन उठाता है और ईमानदार है वो, तो सत्य कहता है। श्रीकांत वर्मा उस दौर में सत्ता में रहते हुए भी मगध लिखते हैं और कहते हैं कि कौशल अधिक दिनों तक नहीं चल सकता, कौशल में विचारों की कमी है, कौशल में विचारों की कमी है। और भी बहुत सारी पंक्तियां उसमें वो देख पाते हैं कि जो सत्ता का मत और तमाम तरह की चीजें हैं वो देख और दिखा पाए उस कविता में। तो राजनीतिक संदर्भ आते हैं, और राजनीतिक संदर्भ के भी कई प्रसंग हैं। कहीं आक्रामकता है, धूमिल की कविताओं में आपको दिखाई देगी। कहीं इस तरह का विवेक है जो श्रीकांत वर्मा की कविताओं में आपको दिखाई देगा। कहीं रघुवीर सहाय की कविताओं में दिखाई देगा आपको, जहां चीजों को बदलने की एक छटपटाहट तो है, दिखाई देगी कि राजनीति बदलेगी तभी चीजें बदलेंगी। तो एक आग्रह, समकालीन हिंदी कविता का एक आग्रह राजनीतिक संदर्भों के साथ और पक्षधरता के साथ जुड़ता है राजनीतिक रूप में। तो ये चीज एक और प्रवृत्ति रही कि प्रेम कविताओं की बड़ी उपेक्षा की समकालीन हिंदी कविता के कवियों ने। और लगभग ऐसे समझिए कि 20-25 वर्ष तो ऐसे आए 7वें 8वें दशक को मिलाकर देखें तो कि लगता था कि प्रेम कविता लिखना कोई अपराध की चीज है। कोई नहीं लिख रहा था, सब या तो पुरानी पीढ़ी के कवि केदारनाथ अग्रवाल ने दाम्पत्य प्रेम की कविताएं लिखी, संग्रह हे मेरी तुम आया, या फिर 80 में ज्ञानेंद्र पति ने एक, मैं तो उसको कहूंगा कि अमर कविता लिखी, ट्राम में एक याद, चेतना पारिख कैसी हो, पहले जैसी हो, कुछ कुछ खुश कुछ कुछ उदास, कभी देखती तारे कभी देखती घास। और ये कविता जब अपने चरम पर पहुंचती है, जहां समाप्त होती है, एक मतलब बड़ा वृत्त बनाती है यह कविता, और ये बताती है कि प्रेम कितना जरूरी चीज है जीवन के लिए, मनुष्य के लिए। प्रेम कविता का मतलब ऊंचे मनोभावों की कविता, ये भी स्पष्ट रखना चाहिए। तो एक चीज आई, लेकिन इसकी उपेक्षा हुई। यह एक, इसको भी प्रवृत्ति की तरह रेखांकित कर सकते हैं। आपकी गहरी उदासीनता है प्रेम कविताओं के प्रति। ऐसा लगता था कि प्रेम कविताएं लिखेंगे तो लोग ये मान लेंगे कि अब ये इनका सामाजिक सांस्कृतिक आग्रह समाप्त हो गया है। ऐसा होता नहीं है कभी। क्या केदारनाथ अग्रवाल के साथ ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्या शमशेर बहादुर सिंह के साथ ऐसा हुआ? शमशेर के वहां महान प्रेम कविताएं हैं, आप देखें। नागार्जुन के पास दाम्पत्य की महान प्रेम कविता है, आप देखें उसको। तो ये एक रेखांकित करने वाली एक और प्रवृत्ति का मामला है कि एक द्वंद्व वहां पर दिखाई देता है, स्थानीयता और वैश्विकता के प्रति सजगता। यानी कि ये जो नई कविता के बाद जो समकालीन कविता का पूरा दौर आता है, इसके कवि जो ऐसे कवि हैं जिनके आधार पर प्रवृत्तियों का रेखांकन हो सकता है या होगा या हुआ है, या मैं भी बात कर रहा हूं, उनको देखेंगे तो स्थानीयता के प्रति गहरा आग्रह उन कवियों में दिखाई देता है। ये कवि अपनी स्थानीयता के प्रति आग्रह रखते हैं, लेकिन वे सिर्फ स्थानीय होकर नहीं रह जाते। उस स्थानीयता के आग्रह का एक सिरा वैश्विकता से जुड़ता है, उसका एक सिरा स्थानीयता का अतिक्रमण करता है, और मैं वही शब्द की एक बड़ा वृत्त बनाने की कोशिश वहां दिखाई देगी आपको कविताओं में। तो स्थानीयता बनाम वैश्विकता नहीं है, कुछ कवियों के वहां होगी। वहां स्थानीयता और वैश्विकता में एक तरह का सामंजस्य है, और अगर हम प्रवृत्ति को निर्धारित करें तो, और इसके नाते ये कविता एक बड़ा फलक अख्तियार करती है, बड़ा फलक प्राप्त करती है। तो इसको भी हमें देखना और समझना चाहिए, जानना चाहिए। अस्वीकृति और विद्रोह का भाव दिखाई देता है
कवियों में। ये होता है जब नई पीढ़ी आती है, पुरानी पीढ़ी के प्रति कई बार अस्वीकृति का भाव होता है। ये दिखाई देता है हिंदी कविता पर। अगर आप विचार करेंगे समकालीन हिंदी कविता में, यह भी एक प्रवृत्ति है कि एक अस्वीकृति का भाव है, एक विद्रोह का भाव है। और विद्रोह कई चीज़ों से है, यानी कि एक विद्रोह आपको दिखाई देगा कि जब नक्सलवाड़ी मूवमेंट होता है और वहाँ जो कविता निकल के आती है, एक जब इमरजेंसी का समय आता है वहाँ दिखाई देती है, और इस तरह के कई संदर्भ जब दिखाई देते हैं तो एक तरह का विद्रोह यह दिखाई देता है। एक तरह का विद्रोह दिखाई देता है कि पीढ़ियों के बीच का जो संघर्ष है वहाँ पर भी आपको एक चेतना विद्रोह की दिखाई देगी। अलग अलग स्तर हैं इसके, लेकिन ये दिखने वाली चीजें हैं। ये एक प्रवृत्ति है। शिल्प के स्तर पर भी आप कोई एक प्रवृत्ति नहीं देखेंगे, आप प्रयोग दिखाई देगा आपको। अलग अलग कवियों के वहां अलग अलग ढंग से प्रयोग दिखाई देगा। विष्णु खरे अलग ढंग की कविता लिखते हैं, केदारनाथ सिंह अलग ढंग की कविता लिखते हैं, लेकिन दोनों बड़े कवि हैं एक ही कालखंड में, एक ही समकाल में। ये अभी हम आगे जब जिक्र करेंगे तो हम इस पर आएंगे, थोड़ी सी और चर्चा हम इसको लेकर करेंगे, बात करेंगे। तो ये चीज़ आपको दिखाई देगी कैसे भाषा पूरी बदलती है उस दौर में। समकालीन हिंदी कविता के ही दौर में केदारनाथ सिंह की एक कविता है, 1965 की कविता है केदार जी की। मैं आपको वो कविता बताऊं जिसकी कुछ कविता है फर्क नहीं पड़ता, और कविता, इस कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि तुमने जहां लिखा है प्यार वहां लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता, मेरे युग का मुहावरा है फर्क नहीं पड़ता। अक्सर महसूस होता है कि बगल में बैठे हुए दोस्तों के चेहरे और अफ्रीका की धुंधली नदियों के छारे एक हो गए हैं, और भाषा जो मैं बोलना चाहता हूँ मेरी जिह्वा पर नहीं बल्कि दांतों के बीच की जगहों में सटी हुई है। मैं बहस शुरू तो करूँ पर चीज़ें एक ऐसे दौर से गुजर रही हैं कि सामने की मेज को सीधे मेज कहना, उसे वहाँ से उठाकर अज्ञात अपराधियों के बीच रख देना है। और अंतिम पंक्तियाँ देखिए, और यह समय है जब रक्त की शिराएं शरीर से कटकर अलग हो जाती हैं, और यह समय है जब मेरे जूते के अंदर की एक नन्ही सी कील तारों को गढ़ने लगती है। ये आप जब प्रयोगवाद की कविता देखेंगे, नई कविता की कविता देखेंगे, और फिर इस कविता को देखेंगे जो केदारनाथ सिंह नई कविता के कवि के रूप में ही सामने आते हैं, लेकिन कैसे कुछ ही समय बाद 1965 में पूरी भाषा बदल जाती है केदारनाथ सिंह की, और उनके साथ सर्वेश्वर की, उनके साथ श्रीकांत वर्मा की, जलसाघर की कविताएं पढ़िए, आप देखिए बदल जाती हैं चीजें। रघुवीर सहाय का जिक्र किया मैंने, पूरा का पूरा शिल्प बदलता है, भाषा बदल जाती है, और आप इस स्तर पर एक जैसा करके नहीं देख सकेंगे, मिलाकर नहीं देख पाएंगे। नरेश मेहता की कविताओं को भी आप याद करिए, बिल्कुल भिन्न किस्म की भाषा आपको वहां मिलेगी। रघुवीर सहाय या केदारनाथ सिंह से अलग भाषा आपको दिखाई देगी। धर्मवीर भारती की भाषा बिल्कुल अलग है, उसी बात तक लिख रहे हैं धर्मवीर भारती लगातार। तो ये एक चीज़ जो है हमें समकालीन हिंदी कविता की प्रवृत्तियों पर बात करते हुए जरूर याद रखनी चाहिए, जरूर अपने जहन में इसको रखना चाहिए। समकालीन हिंदी कविता यानी कि अगर अब ठीक पिछले 25-30 वर्ष की कविता पर विचार कर लें रख करके, यानी कि इस अर्थ में कि हम इसे आज की कविता कह करके अगर हम थोड़ा सा विचार कर लें तो क्या बनता है इतिहास, क्या समस्याएं हैं, इन पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। देखिए, अगर हम 90 या उसके बाद की कविता पर विचार करते हैं समकालीन कविता कह करके, तो बड़ी समस्या एक आई है, वो ये आई है कि कविता की जो प्राथमिक चीज है कल्पना, उस पर बाजार की कुटिल दृष्टि है, पूंजीवाद की कुटिल दृष्टि है उस पर। आप देखें कि किस तरह से बाजार ने हमारी कल्पना पर प्रहार किया। हम लगातार
टेलीविजन पर, प्रचार के अन्य माध्यम अब तो हो गए हैं, सिर्फ टेलीविजन नहीं रह गया, वहां पर चीजों को देखते देखते स्वाभाविक कल्पना करना, स्वाभाविक स्वप्न देखना छोड़ने लगे हैं। धीरे धीरे इन जो मनोरंजन के साधन हैं, जो चैनल हैं, जो अन्य साधन हैं, इन पर दिख रही चीजें ही हमारा स्वप्न बनती चली जा रही हैं, वो हमारी कल्पना बनती चली जा रही हैं। और यह कविता के लिए एक बड़ा संकट है, यह मनुष्यता के लिए एक बड़ा संकट है। यह क्योंकि कल्पना नहीं होगी, स्वप्न नहीं होगा तो भविष्य नहीं बनेगा और स्मृतियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। और मनुष्य न स्मृतियों के बिना रह सकता है, न भविष्य के बिना रह सकता है। दोनों, वर्तमान तो संधि स्थल है भविष्य का और अतीत का। तो हमारे लिए इन चीजों का समकालीन कविता की इस प्रवृत्ति पर विचार करते हुए हमें लगातार इस पर फोकस करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। मैं गद्यमयता की बात कर रहा था, खरे साहब का नाम भी आया, बार बार उनका नाम आता है। कुछ बड़ी अच्छी कविताएं लिखी हैं उन्होंने, और निश्चित तौर पर उन कविताओं के माध्यम से उन्होंने हिंदी कविता के आयतन और घनत्व दोनों में वृद्धि की है। लेकिन यह भी सही है कि उनके अतिशय गद्यात्मक प्रयोग ने एक बड़ा संकट यह पैदा किया कि बहुतेरे कवि हिंदी की दुनिया में आ गए और लिखने लगे और पूरा परिसर गद्यमय हो गया। मैं साहित्य के विद्यार्थी के तौर पर, साहित्य के शिक्षक के तौर पर इसी दुनिया का आदमी हूँ। मेरा ये निवेदन है, मेरा ये कहना है कि कविता के गद्य में कविता लिखी जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पूरी दुनिया में लिखी जा रही है। लेकिन कविता के गद्य को कहानी के गद्य से, निबंध के गद्य से, आलोचना के गद्य से अलग होना चाहिए, अन्यथा तो बात बिगड़ जाएगी। तो ये एक बड़ा सवाल है समकालीन हिंदी कविता के सामने, ये चुनौती है, एक संकट है, और इसको हमें विचार करना चाहिए, इसको हमें देखना चाहिए। संप्रेषणीयता का एक बड़ा प्रश्न है कि समकालीन हिंदी कविता विचारों से, महान विचारों से भरी हुई है। उसमें वो मैं पीछे जो चिंताएं कर रहा था, आखिरी आदमी की चिंता है उसमें, अंतिम आदमी की चिंता जिस सघन ढंग से वहां है, कहीं अन्यत्र नहीं दिखाई देगी। लेकिन यह सही है कि वह चिंता पाठकों तक नहीं पहुंच पा रही है, श्रोताओं तक नहीं पहुंच पा रही है। इस पर हमें विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये सही है कि आज सुनने वाली कविता पढ़ने लायक नहीं रह गई है, अधिकांश सुनने वाली कविता पढ़ने लायक नहीं रह गई है, और जो पढ़ने वाली कविता है उनमें से अधिकांश सुनने लायक नहीं रह गई है। एक बड़ा फर्क आ गया है, जबकि होना यह चाहिए कि जो कविता सुनी जा सके वो पढ़ने पर भी उतना ही आनंद दे, और जो कविता पढ़ने पर आनंद दे रही है वो सुनने पर भी उतना ही आनंद दे। होना यही चाहिए। हमारे पीछे जब तक इस तरह का विभाजन नहीं था तब तक तो ऐसा ही हो रहा था। प्रयोग के नाम पर ऐसे प्रयोग नहीं होने चाहिए कविता में कि सिरदर्द होने लगे और आप कविता पढ़ें और आपको सिरदर्द की गोली खानी पड़े या विक्स बाम लगाना पड़े आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बड़ा संकट है समकालीन कविता के सामने। अगर समकालीन हिंदी कविता को निरंतर आगे बढ़ना है तो इस पर विचार करना होगा कि वो अपनी संप्रेषणीयता को अपनी गुणवत्ता के साथ कैसे बचाएगी, कैसे विकसित करेगी, ये इस पर ध्यान देना होगा। लोकप्रियता का प्रश्न एक बड़ा प्रश्न है, और जब मैं लोकप्रियता कह रहा हूं तो याद रखिए कि मेरा यह नहीं कहना है कि हिंदी कविता चुटकुलेबाजी में बदल जाए या आजकल मंच पर जो हो रहा है कविता के नाम पर वैसी हो जाए। लोकप्रियता का मतलब जैसे प्रेमचंद की लोकप्रियता है गद्य में कि वह लोकप्रिय भी है और उसमें विचार की गहराई भी। मैं हरिवंश राय बच्चन का जिक्र कर रहा था कि वहां गहराई भी है और लोकप्रियता भी है। निराला की कविताएं लोकप्रिय भी हैं, गहराई भी है। हमारे 20वीं शताब्दी में आधुनिक हिंदी कविता के सबसे बड़े कवि निराला। और भी तमाम कवियों को देखें, केदारनाथ सिंह की कविताएं देखें, बहुत सारी कविताएं जिह्वा पे चढ़ जाती हैं। तो ये हमें विचार करना होगा। जब हम लोकप्रियता की बात कह रहे हैं तो हम डाइल्यूट करने की बात नहीं कह रहे हैं। और समकालीन हिंदी कविता के कवियों को
समकालीन हिंदी कविता को जनता के बीच जाने का उद्यम करना होगा। उसे सिर्फ लिखकर पत्रिकाओं में छपकर रह जाने से बात नहीं बनने वाली है, पाठ्यक्रमों में रहकर बात नहीं बनने वाली है। जनता में जाना होगा और शायद जनता में जाने से चीज़ें आसान हो जाएंगी, ज़्यादा स्पष्ट होंगी, ये हमें रखना हो। मुख्य धारा की कविता की बात हम करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि समानांतर बहुत सारी धाराएं, स्त्री धारा आ गई, दलित धारा आई, आदिवासी धारा कविता में आई है विमर्शों के साथ, और मुख्य धारा कहते रहे हम। मुख्य धारा में ये होता रहा है कि मुख्य धारा की कविता में लोग अक्सर जो विचार करते रहे वो सर्वहारा को केंद्र में रखकर विचार करते रहे, वर्ग को केंद्र में रखकर विचार करते रहे, जबकि विमर्श आधारित जो कविताएं आई वो जेंडर और कास्ट डिस्कोर्स पर आ गई हैं, जाति विमर्श पर आ गई हैं। तो मुख्य धारा में ये रहा है और इसको उधर शामिल करने की ज़रूरत है। और मैं बराबर ये कहता हूँ कि जब हम पढ़ाएं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित विमर्श के साथ आते हैं, वो बड़े दलित कवि हैं, लेकिन वो हिंदी के बड़े कवि हैं। इस रूप में भी ये चीज़ आनी चाहिए, इस रूप में भी, यानी कि समकालीन हिंदी कविता में जब हम इतिहास में बात करें तो धाराओं का जिक्र करें जैसे मैं पीछे कर रहा था, लेकिन हम एक जो मुख्य धारा है उसमें उन चीज़ों को शामिल करें, उन्हें किनारे किनारे न रखें। वो मुख्य धारा में भी उनका उतना ही हक है और हस्तक्षेप है, वहाँ लाने की ज़रूरत है। चाहे वो स्त्री कवि हों, वो आदिवासी विमर्श से निकले कवि हों, या दलित विमर्श से निकले कवि हों, या पिछड़ा विमर्श से आ रहे कवि हों, वो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, इसको हमें देखना होगा। समकालीन हिंदी कविता की कट्टरता का एक मामला रहा, रुचियों की कट्टरता का एक मामला रहा है, जिसमें नई पीढ़ी ने इस समस्या को हल किया है। अब अज्ञेय और मुक्तिबोध को पढ़ने वालों, एक साथ पढ़ने वालों की बड़ी संख्या आ गई है। मैं बार बार इस उदाहरण को देता हूं और कहता हूं, लेकिन एक लंबा समय रहा जब इन दोनों को एक तरह से आमने सामने रख करके खेमेबाजियां हो गई कि मुक्तिबोध को पसंद करने वाले, अज्ञेय को पसंद करने वाले। दोनों बड़े कवि हैं, दोनों ने हिंदी कविता के परिसर को बड़ा बनाया है, उल्लेखनीय बनाया है, विश्वस्तरीय बनाया है। हम बांटकर हिंदी कविता का इतिहास नहीं पढ़ सकते, समकालीन हिंदी कविता का इतिहास नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें इसको याद रखना होगा, हमें इसे देखना होगा, ये एक चीज होगा। काव्यात्मकता की जो विविधता है हमें उसकी रक्षा करनी होगी। एक तरह की कविता नहीं हो सकती, कभी भी किसी कालखंड में नहीं हुई, और अगर सिर्फ एक तरह की कविता होने लगेगी तो तालाब में बदल जाएगी, वो समुद्र में की तरह नहीं होगी। समुद्र की तरह प्रवाह लगातार बने रहना है। हमें हिंदी कविता का तालाब नहीं बनाना है, हम तो हिंदी कविता के समुद्र की बात कर रहे हैं। तो हमें इस पर विचार करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। समकालीन कविता में जो कवि हैं उनमें से बहुतेरे ऐसे हैं जिनको परंपरा का कोई ज्ञान ही नहीं है हिंदी कविता की। यह एक समस्या है, इस कारण भी हिंदी कविता के सामने बहुत सारी समस्याएं आई हैं। आलोचना का भी अभाव है, पूर्णकालिक आलोचक नहीं है, या जो हैं भी वो उनके अपने पूर्वाग्रह इतने अधिक हैं कि उससे मुश्किलें आ रही हैं। इसके अलावा डिफेंसिव होती दिखती है कई बार समकालीन हिंदी कविता, यह भी एक समस्या है। समकालीन हिंदी कविता की समस्या पर भी हमें विचार करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, इसे रेखांकित करना चाहिए। और एक बात और मित्रों, एक तरह से इसको समझने की ज़रूरत है, एक तरह से ये आखिरी बात के तौर पर हम इसको करना चाहते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, हम किसी और दिन बातचीत में इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे, विस्तृत करेंगे कि कविता जो है वो सीधे उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, इसलिए बाजार की कविता में कोई रुचि नहीं है। बाजार की रुचि उन चीज़ों में होती है जो सीधे उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ी चीज़ें होती हैं। तो कविता तो उत्पादन से जुड़ी चीज नहीं है। कविता का सीधा प्रभाव तुरंत नहीं दिखाई देता है, वो वक्त लगता है दिखने में। कविता चित्त को पुनर्नवा करती है। वो कविता से संभव है कि कोई चीज न खरीद सकें आप, लेकिन कविता से आप मन को पुनर्नवा कर देंगे, चित्त को पुनर्नवा कर देंगे, विवेक को पुनर्नवा कर देंगे। और ये बड़ी चीजें हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत देर में समझ में आता है। इसलिए भी जरूरी है कि समकालीन हिंदी कविता, जो कि विचारों में बहुत समर्थ है,
उसे और लोकप्रिय बनाने की कोशिश की जाए, जनता में ले जाया जाए उसे, और उसकी जो भी सघन अच्छी उदात्त प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों का ही विकास हो। जो मरणशील प्रवृत्तियां हैं, जो पतनशील प्रवृत्तियां हैं, वो समाप्त हों। चूंकि समकालीन कविता का इतिहास जब हम पढ़ा रहे हैं तो इस रूप में नहीं पढ़ा रहे हैं कि वह बीत चुकी है, हम इस रूप में पढ़ा रहे हैं कि वह आरंभ हुई थी आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले, लेकिन अभी वो चल रही है। और चूंकि समकालीन कविता नाम से ही चल रही है, इसलिए इन चिंताओं पर भी चर्चा जरूरी है, इन चुनौतियों पर भी चर्चा जरूरी है। जो पीछे की अच्छी चीज़ें हैं हमने उनकी भी चर्चा की, जो पीछे की मुश्किलें हैं हमने उनकी भी चर्चा की, हमने हिंदी कविता में जो कुछ समस्याएं थीं उनकी भी चर्चा की, हमने विचारों की भी चर्चा की, वैचारिक आग्रहों की भी चर्चा की, और सबसे ऊपर इसकी कि कवि के आग्रह चाहे कुछ भी हों, अंततः कविता जो कहती है पाठक वही जानता है। लाखों लोग अगर एक कवि को पढ़ते हैं तो उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें ठीक ठीक ये पता होता है कि कोई कवि किस विचारधारा का है या किस विचार राजनीतिक आग्रह का है। उनके लिए तो वो कविता ही महत्वपूर्ण होती है। तो अंततः कविता महत्वपूर्ण है, और समकालीन हिंदी कविता का परिसर बहुत समृद्ध है हर तरह से, विषय के स्तर पर, प्रयोग के स्तर पर, और जैसा कि मैंने कहा कि उसमें नवगीत और गज़ल को शामिल करें। अब तो फिर नए सिरे से दोहे लोग लिख रहे हैं, ढेर सारे लोग, और भी कई तरह की जो कविता के जो रूप हैं उनमें लिख रहे हैं। तो सारी चीज़ें आ रही हैं, ये सब मिलकर के समकालीन हिंदी कविता के परिसर को बहुत उन्नत बना रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने बातचीत की, यह बातचीत आपको अच्छी लगी होगी, या आपके लिए फलदायी होगी, उपयोगी होगी। और यदि समकालीन हिंदी कविता को समझने में, उसके इतिहास को समझने में, समकालीन हिंदी कविता की जो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं बीए में या एमए में, उनको समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, दिक्कत हो, तो आप सीधे मानविकी विद्यापीठ में हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके जो प्रॉस्पेक्टस हैं हर जगह लिखे रहते हैं, हमें आप ईमेल कर सकते हैं। हमें आपकी समस्याओं का हल करने में सुख मिलेगा, हमें प्रसन्नता होगी आपकी समस्याओं को हल करके। धन्यवाद, नमस्कार।